अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे मैं कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल से। सवाल आज सिर्फ आपसे जो कि सभी साथ मौजूद नहीं है। और सवाल है, क्या आप आज के दौर में लिमिटेड सर्कल पर बिलीव रखते हैं या कि आप सोशल कैपिटल पर, नेटवर्किंग पर बिलीव रखते हैं, ज्यादा दोस्त बनाने पर यकीन रखते हैं? अब दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगर लिमिटेड सर्कल रखते हैं तो क्यों, क्या कोई ऐसा तजर्बा हुआ जिसकी बुनियाद पर आप ये राय रखते हैं? और अगर आप नेटवर्किंग पर बिलीव रखते हैं, ज़्यादा दोस्त बनाने पर यकीन रखते हैं, सोशल कैपिटल आपको लगता है कि आज के दौर की बड़ी अहम ज़रूरत है, तो क्या उसके फ़वाइद हैं और क्या उसके नुकसानात हैं? इस पर ज़रूर अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, थोड़ी बात स्पेस की करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन की जब हम 25वीं सालगिरह की बात करना चाहते हैं और नासा के अमले ने जो और उसके अरकान है उसके साथ सालगिरह मनाई है, उसके वीडियो आपको हम दिखाते भी हैं कि किस तरह खला में मौजूद नासा के अमले और जॉनसन स्पेस सेंटर में हुकाम के दरमियान गपशप हुई है। तो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन इसकी 25वीं सालगिरह नासा ने अमले के अरकान के साथ ये सालगिरह मनाई है। उसके विजुअल्स हम तक पहुँचे, हमने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर भी करते हैं। बढ़ेंगे आगे, और जब बात खला की हो रही है तो एक खबर खला से जुड़ी और भी है, और वो है कि अब ईरान भी इस दौड़ में आगे आगे जा रहा है और खला में एक जानवर भेजने की तैयारी ईरान ने भी की है। और जो कामयाब तजर्बा है वो ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान हुकूमत के मुताबिक खलाई कैप्सूल 80 किलोमीटर तक जानवरों को लेकर गया है। तो जानवर का खला में जाना, इसका कामयाब तजर्बा ईरान ने किया है और ये आपको उसके विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की, कि पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा दीगर शहरों का। सबसे पहले बात अपने शहर यानी कैपिटल की करते हैं और बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां आज कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज यहां पर चमक रहा है। बात करते हैं लाहौर की, जहां कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ बादलों की आंख मचोली जारी है। बात करते हैं कराची की, कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करेंगे पेशावर की, जहां कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और यहाँ भी सूरज आंखें दिखा रहे हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं कोयटा की, यहाँ पर ठंड का राज है। कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो ये है पाकिस्तान का मजमूई तौर पर मौसम। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। कल एक अफसोसनाक खबर आई बहावलपुर से। एक चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से एक शख्स की लाश बरामद हुई। चिड़ियाघर के हुकाम ने कहा कि मरने वाला शख्स इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं है और उसकी फौरी तौर पर शनाख्त भी नहीं हो सकी। ताहम ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये कोई नशई हो सकता है और इसकी उम्र 25 से 26 साल के दरमियान बताई जा रही है और उसके जिस्म पर इंजेक्शन के निशानात पाए गए हैं, जबकि शेर के हमले के निशानात भी मौजूद हैं। और इंतज़ामिया के मुताबिक ख्याल किया जा रहा है कि ये शख्स रात के किसी वक्त पिंजरा फलांग कर इसमें घुसा है, जिस पर शेरों ने सुबह हमला किया और मरने वाले शख्स के कपड़े भी खून में लथपथ थे। बहावलपुर के चिड़ियाघर के मनाजिर आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, जहाँ शेरों ने शहरी पर हमला किया था। ज़ाहिर है इसके बाद जब चीज़ें सामने आईं, कोई इब्तदाई तहकीकात हुई तो कहा गया कि शहरी जो है वो नशे का आदी करार उसे दिया गया। और अगर इंतज़ामी गफलत की बात करें तो ज़ाहिर है अभी उस पर तहकीकात होंगी, कुछ फुटेजेस सामने आएंगे तो फिर मालूम होगा कि ये कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। साबिक मिस्टर यूनिवर्स, बॉडी बिल्डर और डायनासोर के नाम से मशहूर शॉन डेविस 57 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। शॉन डेविस ने 1996 में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया था और इसके अलावा उन्होंने मिस्टर बरतानिया और मिस्टर यूरोप समेत मुतअद्दिद दीगर टाइटल्स भी अपने नाम किए थे। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले शॉन डेविस ने अपनी जिसामत की वजह से डायनासोर का खिताब हासिल किया। अपने शानदार करियर के अख्तामी दौर में वो गुर्दों समेत कई बीमारियों का शिकार रहे, जो कि उनकी रिटायरमेंट की भी वजह बनी। और शॉन डेविस के गुर्दे जब फेल हुए तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाते थे। ताहम 2019 में उन्होंने गुर्दों का ट्रांसप्लांट करवाया और गुज़श्ता रोज़ शॉन डेविस की मौत की खबर सामने आई, लेकिन उनके इंतकाल की सही वजह मालूम नहीं हो सकी। और साबिक मिस्टर यूनिवर्स के इंतकाल की खबर ने बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी और उनके चाहने वालों को सोगवार कर दिया है। बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। मकबूल अदाकारा, टीवी मेज़बान, प्रोड्यूसर, हदायतकार और मीडिया पर्सनालिटी नौशीन मसूद तवील अरसे तक कैंसर के मरज़ में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गईं। नौशीन मसूद ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर काम करने के अलावा दीगर टीवी चैनल्स के ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि उन्होंने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी की।
नौशीन मसूद ने मुतअद्दिद पाकिस्तानी गुलकारों के गानों की हिदायत भी दी, जबकि उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर भी खिदमत सर अंजाम दी। नौशीन मसूद सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में से उनका ताल्लुक़, और उन्होंने वहीं से तालीम हासिल की। इसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में काम किया और टेलीविज़न के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स में भी उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। और ज़ाहिर उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। कैंसर की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। बढ़ेंगे आगे। आए रोज़ एक वाक़या रिपोर्ट होता है कराची में आग लगने का, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। नवंबर ही के महीने की बात करें तो कई ऐसे वाक़यात कराची से रिपोर्ट हुए। क्या वजह है? हर दफ़ा एक बात होती है, कहीं पर अगर फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा, या कहीं पर बात होती है कि स्नॉर्कल मौजूद नहीं था, कहीं बात होती है कि पानी मौजूद नहीं था, कहीं बात होती है एग्जिट मौजूद नहीं था। कई कीमती जानों का ज़िया होता है। सिर्फ नवंबर की अगर बात करें तो कराची में कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए, पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नवंबर में मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने के वाक़यात बढ़ गए। 25 नवंबर को राशिद मिनास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से 11 अफराद जाँ बाक हुए। 50 को निकाल लिया गया। अमवात दम घुटने और झुलसने से हुई। इमारत में हंगामी अखराज का रास्ता, आग बुझाने के आलात, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म ना होने का इंकशाफ हुआ। 13 नवंबर को कराची में टावर के नजदीक इमारत में आग भड़क उठी। खातून जख्मी, पुलिस ने 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। नजदीकी इमारत से भी मुतासरा बिल्डिंग पर पानी का छिड़काव किया गया। 7 फायर टेंडर, 2 स्नार्कल ने रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लिया। 8 नवंबर को साइड एरिया की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। अतराफ की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। मुतासरा फैक्ट्री का एक हिस्सा और छत मुतासिर हुई। 8 नवंबर को ही पाकिस्तान टेलीविजन की इमारत में आग भड़क उठी। कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। बिल्डिंग में मौजूद किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। 2 नवंबर को साइड सुपर हाईवे के करीब कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर 2 घंटे में फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। फैक्ट्री की छत पर कपड़ा और कुछ ऑयल के ड्रम रखे हुए थे। ऑयल और कपड़े की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की। माहिरीन का कहना था खुश मौसम में आग लगने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। कई वाक़यात जो कि कराची से रिपोर्ट हुए। और कल की अगर बात करें तो कल भी कराची में आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर मार्केट में एक आग भड़क उठी, और जिसने देखते ही देखते दीगर दुकानों के साथ जो रिहायशी फ्लैट्स हैं उसको अपनी लपेट में लिया। इस वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हुए और 2 ज़ख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे मोनस सिराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोनस, जानना चाहते हैं अब तक की तहकीकात में क्या सामने आया है? शुएब, गुज़िश्ता रोज़ एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आग लगी और उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ बल्कि जानी नुकसान भी हुआ। इस अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मैं इस वक्त कराची में आयशा मंजिल के करीब उसी शॉपिंग मॉल अरशी शॉपिंग मॉल जो कि गुज़िश्ता शब जो है वो रात गए तक आग के शोलों की लपेट में रहा, उसके बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। साथ ही कैमरामैन आमिर रज़ा आपको दिखाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं पस मंज़र में कि तबाही के मनाजिर बड़े नुमायाँ हैं। साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ऊपर की जानिब दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 6ठी मंजिल तक जो इसकी ऊंचाई है वहाँ तक आग के शोले बुलंद हुए। पूरी इमारत जो है वो देखते ही देखते जलकर खाकसर हो गई। कोई फ्लैट ऐसा नहीं था जहाँ पर आग के शोले जो है वो नहीं पहुँचे और उन्होंने इसको मुतासिर ना किया हो। ये पूरी इमारत जो है वो कल कई घंटे तक आग के शोलों की लपेट में थी। जो नीचे के मनाजिर हैं मार्केट के, वो तो तबाही के मनाजिर हैं ही और बड़ा वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं इस रोशनी में, लेकिन जो ऊपर के मनाजिर हैं तबाही के, वो भी कुछ कम नहीं है। बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो मुलाहिदा किया जा सकता है इन मनाजिर को कि जिसमें कल होने वाली तबाही की जो है ये दास्तान नज़र आ रही है। ये अपने जो आप बीती है वो सुना रही है। ये जो मोटरसाइकिलें यहाँ तबाहाल पड़ी हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ होने वाली तबाही का। और जो ये वो शॉपिंग सेंटर है कि अब से 24 घंटे पहले तक यहाँ ज़िंदगी की रमक जो थी वो नज़र आ रही थी। यहाँ पर पूरा आबोताब के साथ जो है वो जारी था यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी, और लोग इसी वक्त यानी सुबह 10 से 11 बजे यहाँ पहुँचना शुरू होते थे और हस्बे मामूल अपनी दुकानें खोलना शुरू करते थे। लेकिन अब एक भी दुकान जो है उसका नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। जो आग थी वो इतनी शदीद थी कि बाकायदा शटर जो है उनका भी नामो निशान अब
नज़र नहीं आ रहा। जो मार्केट की राहदारी थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है और ये तमाम तर जो बिखरा हुआ सामान है, ये जो तबाह हाल सामान बिखरा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की टीम है इमारत के अंदर की जानिब मौजूद है, जो कि इंस्पेक्शन में मसरूफ़ है। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है जो तबाही इस वाक़े में हुई है। फायर ब्रिगेड ज़राए कन्फर्म करते हैं कि जो पस मंज़र में आपको मेरे जो ग्राउंड फ्लोर नज़र आ रहा है, इस पर तकरीबन 110 दुकानें थी और कुछ दुकानें ऐसी थी कि जिसमें लोगों ने पार्टीशन किए हुए थे, छोटी छोटी दुकानें मजीद बनाई हुई थी, यानी तकरीबन 200 दुकानें अगर मैंने कहे तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह से जो इमारत का मेज़नाइन फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जिसे कहा जा रहा था, वहाँ पर भी आग पहुँची और पूरा फ्लोर, ये पूरी इमारत जो थी वो कल शोरों में लिपटी हुई थी, घिरी हुई थी। तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी तबाही के मनाजिर नुमाया है। जो अर्शी शॉपिंग मॉल का जो मरकज़ी दरवाज़ा था, उस पर इस मॉल का जो बोर्ड है वो भी नष्ट था, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है और क्या यहाँ के मनाजिर हैं। उसके बाद जब आग यहाँ ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई तो उसके बाद जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई ऊपर की जानिब गई और उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर, यानी तकरीबन 72 यहाँ पर जो है वो फ्लैट्स बने हुए थे। मुख्तलिफ फैमिलीज़ यहाँ मौजूद थी, लेकिन खुशकिस्मती ये हुई कि जिस वक्त आग भड़की तो ऊपर जो लोग थे उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जानें बचाने के लिए यहाँ से निकलना शुरू कर दिया और यही अमल जो है वो उनके लिए बेहतर साबित हुआ कि इस वाक़े में जो है वो लोग अंदर फंस नहीं सके। और मोनेस, क्या अब तक तखमीना लगाया गया कि नुकसान कितना हुआ, माली नुकसान कितना हुआ? शुएब, इस वाक़े में यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक उसका जो है वो तखमीना नहीं लगाया जा सका आदमी तौर पर। उसकी वजूहत ये है कि अभी तक इमारत को जो है वो क्लियर नहीं करार दिया गया। अब से चंद लम्हों पहले भी मैंने यहाँ पस मंज़र में देखा कि कुछ फायर फाइटर्स जो हैं वो अंदर जो है वो घूम रहे थे और इस बात को देख रहे थे कि कुछ इस तरह का मटीरियल या कुछ इस तरह के अवामिल तो अभी तक बाकी नहीं है कि जो दोबारा एक तरह से जो है वो आग भड़कने का या आग लगने का जो है वो सबब बन सकते हो। ये इस वक्त सूरत हाल है। इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सील किया जा चुका है। पस मंज़र में आप देख सकते हैं, पुलिस हुकाम को मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ जो हैं वो भी अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुँचे हैं। आप उनको पस मंज़र में मुलाहिदा कर सकते हैं, वो यहाँ का विजिट कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त इस इमारत के चारों जानिब मौजूद है, किसी को इस जानिब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। फिलहाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो इस इमारत को सील किया और उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर सर्वे किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा और उसके बाद ये इमारत अगर काबिल इस्तेमाल होगी, रिहाइश के काबिल होगी, तभी इसको क्लियरेंस दी जाएगी। बसूरत दीगर इसके हवाले से मुस्तकबिल का लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कराची में 11 रोज़ के दौरान आतिशज़दगी के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसके नतीजे में 16 अफराद लुक़मा अजल बने। पहला वाक़या जो है वो 25 नवंबर को पेश आया था, आरजे मॉल में जौहर मोड़ के करीब, वहाँ भी आग लगी थी, उसमें भी 11 अफराद लुक़मा अजल बने। और गुज़िश्ता रोज़ जो ये वाक़या पेश आया है, इसमें अब तक 5 अफराद जो है उनके जाबाक होने की तस्दीक की जा चुकी है। ये अफसोसनाक वाक़यात है और जब इस तरह का मौसम होता है कराची में, जब खुश्क मौसम होता है तो अमूमन आतिशज़दगी के वाक़यात जो है वो निस्बतन बढ़ जाते हैं। तो माहिरीन यही कहते हैं कि ऐसी सूरत में एहतियात करनी चाहिए हर उस अमल से, हर उस फेल से कि जो कि आग लगने का या उसमें शिद्दत में इजाफे का सबब जो है वो बन सकता हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अब डिटेल से हमें इस वाक़ालिक अपडेट कर रहे थे और इस वक्त क्या सूरत हाल वहाँ पर है उससे मुतालिक भी हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम, सुबह से आगे में कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। आम इंतखाबात से कबल सियासी मंजरनामे पर एक और बड़ी पेशरफ्त हो गई है। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान 15 साल बाद अहम मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात में कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर मामला तय पा गए, जबकि इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने मुतालबा किया कि जिन सीटों से खाफ लीग के लोग जीते थे उन्हें न सिर्फ वो वापस दी जाएं, बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटें दी जाएं। देखा जाए तो नून लीग की सारी तवज्जो इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर मरकूज है, लेकिन वो अवामी मैदान में अभी तक नहीं उतरी और पार्टी ने अभी तक इंतखाबी जलसों का शेड्यूल तक जारी नहीं किया और इस पर ज़्यादा तनकीद भी दीगर जमातें कर रही हैं। और दूसरी जानिब सीनियर पार्टी रहनुमा जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इनको वो इक़्तिदार में आता नहीं देख रहे। वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी हैसियत में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगतती है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जावेद हाशमी साहब, सबसे पहले मैं इसी पर कमेंट लूँगा कि नवाज शरीफ साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा अगर वजाहत करें इसकी कि क्या वाकई कॉम्प्रोमाइज़ इस दफ़ा किया है तो किस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और अब फिर इससे क्या समझा जाए? असल में ये बात मैंने कही नहीं है। मैंने एक जैसे आप सयाक और सबाक से हट के
चीज़ें पेश करें तो अच्छा। जो आप एक सवाल करने के बजाय मेरे बारे में ये कह दिया है तो इसकी तरदीद तो मैं यही बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये कहा है कि मैंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने लंबी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है और उसके लिए उन्होंने सज़ाएं भी उठाई हैं, उसमें उनका जिक्र किया है और वो वाक़तन उस मामले में हमारे वो आइडियल हैं कि जिसने 90 से लेकर आज तक बारहा वो जेलों में गए हैं, बैरून मुल्क जलावतनिया में गए हैं और उसको बता दिया जाए कि वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे नहीं हटती और फिर जनरल बाजवा की बात मैंने की थी कि उसको एक्सटेंशन जब दी तो वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और वो कंप्रोमाइज़ जो है उससे कौम को नुकसान होता है, इसलिए उसको पीछे से आगे से चीज़ें काट के अच्छा ठीक है, तो यानी जो हुआ वो पहले हुआ, इसका मौजूदा हालात से ताल्लुक नहीं है, मैं ये समझूं इसको? देखिए नहीं, मौजूदा हालात के अंदर मेरे कोई ना इनमें है ये, बल्कि अगली बात भी जो आप आ रही है कि भाई उन्होंने टिकटों की फहरिस्तें कहीं और भेजनी है, ये मैंने कहा ही नहीं है, लेकिन एक पूरा शोर मचा हुआ है कि मैंने कहा कि वो लिस्टें पेश करेंगे और वो इनको इजाज़त देंगे। वो मैंने कहा था एक सीट के बारे में मुल्तान की जिसके अंदर मैं कैंडिडेट था और मियां नवाज शरीफ साहब ने 4-5 साल में मुस्लिम लीग में हो गए, दोबारा जब से मैंने पूरी एक्टिविटीज़ में आगे भी बढ़ता रहा हूँ, मैंने नुकसानात भी उठाए हैं, मेरी जायदादों को भी पूरी तरह लताड़ दिया गया है, तो उसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक ही चलता रहा हूँ। तो मियां साहब ने खुद कहा था कि आप जहाँ जिस सीट से लड़ेंगे हम आपके मुकाबले पे आदमी नहीं खड़ा करेंगे। अब पता नहीं उनको कहाँ से पता करना है मुझे क्यों सीट नहीं दी जा रही। वो एक सीट की बजाय बार बार आ रहा है कि उन्होंने कहा कि ये अपनी सीटें जो है टिकटों की फहरिस्त जो है कहीं और से मंजूर कराएंगे, जो मैंने कही नहीं है बात से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, मेरे ऊपर जो बात आपने की नहीं वो ज़ाहिर है आपके साथ मंसूब की जा नहीं सकती और ये बड़ा अहम पॉइंट होता है कि मैं उसका जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है उसका नहीं जो आप समझे हैं, तो ये बहुत अहम बात आपने की है जावेद साहब। अच्छा फिर मैं एक बड़ा बुनियादी सा सवाल कर लेता हूँ, इस वक्त जो एक नैरेटिव PMLN ने बनाया हुआ है, जो एक माहौल बनाया हुआ है PMLN ने कि बड़े पुरएतमाद नजर आते हैं और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, आपकी राय क्या है इसमें हालात को देखते हुए? मेरी जो बड़ी अभी तक फर्म जो मेरी ओपिनियन है कि इस वक्त मैं चूँकि बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ जानता हूँ और देख रहा हूँ कि इस वक्त जो भी हालात और वजूहात बने हैं, अक्सरियत की राय जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को पूरी अच्छी तरह जानता हूँ, सिंध के अंदरून में कैसा है, कराची में कैसा है, ये तो कोई मैं उसके कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि उस पार्टी को अगर इंतखाबात में ना आने दिया जाए तो फिर दूसरे नंबर तो फिर बड़ी पार्टी मुनज़्ज़म जो है वो तो मुस्लिम लीग नून है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमेशा ये किया है कि पॉपुलर वोट के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनको डिनाई कर दिया जाता है, उनको हुकूमतें नहीं दी जाती। उसकी वजह से पाकिस्तान बारहा नुकसान उठाए हैं। हमारा सबसे बड़ा हिस्सा हमसे जुदा हो गया, वो वोट ही था। जब हमने शेख मुजीब को हर आदमी जानता था, इलेक्शन जीत गया और याहिया खान ने भी कहा ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म है,
लेकिन फ़ौरन का उसको नहीं दिया। इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को भी 218 में डिनाई किया गया। तो फिर इमरान खान साहब को लाया गया। इमरान खान साहब से मैंने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब आप इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की गेम मत खेलें। तो वो मेरी बात उन्होंने नहीं मानी थी, मैं उठ के घर आ गया था। आज फिर वही पोजीशन है कि इमरान खान की पोजीशन बहुत बेहतर है। उसकी पार्टी है या नहीं है, उसकी ग्राउंड सिचुएशन पे वो है। अब उसको डिनाई करेंगे, इलेक्शन में उनको हिस्सा नहीं लेने देंगे, उनको निशान उनका नहीं देंगे, तो फिर उसका मतलब ये है फिर दूसरे नंबर पे तो मुस्लिम लीग नून ही है, इक़्तिदार उससे मिल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने 12 पाकिस्तान में इक़्तिदार दिया गया है, जिससे में अक्सरियत को उसके लाशों पे हमने इक़्तिदार का एक स्टेज सजाई है और वो ताज हमने किसी और को पहना दिया है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ की वो अक्सरियत नहीं है, उसको मैनेज कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता। मैं क्या हर अक्ल सलीम रखने वाला समझता है कि पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी मज़ीद, और अब तो पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त भी नहीं है कि और ज़्यादा बहरानों का सामना कर सके पाकिस्तान। यानी जावेद साहब, अगर नून लीग को अक्सरियत मिल जाती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का आप भी हवाला दे रहे हैं, ऐसी सूरत में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा? बहुत होगा, क्योंकि देखें ग्राउंड सिचुएशन की बात है। मैं आपसे बात करते हुए फ़ौरन मेरी नज़र पड़ जाती है यहाँ से बैठे हुए 100 फुट के फासले पर जो मज़दूर अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक कोई दूर नहीं हूँ लोगों को, तो जब वो सोच मैं देखता हूँ पूरे पंजाब की, तो मैं उसमें कहूँ कि आप और इसको मैनेज करके हमेशा की तरह जो मैनेज करने वाली क़ुव्वतें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि हर इलेक्शन को मैनेज किया गया है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कि उसका नतीजा है कि पाकिस्तान आज मुआशी तौर पर भी मुश्किलात का सामना कर रहा है और उसकी बैनुल-अक़वामी साख भी आज ज़ीरो हो गई है। हमारा बाहर को अंदर को लोग फिर भूखे मर रहे हैं, उनको खाने को कोई चीज़ है ही नहीं। मैं इसलिए से तमाम चीज़ें जो मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं ऊंची आवाज़ करके कहता हूँ कि ना मियां नवाज शरीफ को बनना चाहिए, ना बनना चाहिए मियां शहबाज शरीफ साहब को, ना जरदारी साहब को, ना बिलाल भुट्टो। फिर फ्री इलेक्शन करा दें। जब करा देंगे तो जो भी आएगा उसको फिर आप भी मानेंगे, कौम भी मानेगी, और उसके ज़रिए एक स्टेबिलिटी आएगी। इस्तेहकाम हो गया। उस जमहूरियत के बगैर तो पाकिस्तान चल नहीं सकता। ये बना भी वोट से था, चलेगा भी वोट से। जावेद साहब, क्या इस दफ़ा भी आपको लगता है माजी की तरह कि पंजाब ही डिफाइन करेगा वफाक को? साफ ज़ाहिर है, क्योंकि पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा तीनों सूबों को मिला के भी देखें तो उसकी अक्सरियत है। अब वो अगर अक्सरियत ये फैसला करे, पहले भी एक ये एलिगेशन भी आता रहा है, वो ये नहीं होता था कि पंजाब का फैसला होता था। जो इस्टेब्लिशमेंट का फैसला होता था, पंजाब के वो लोग उसको मान लेते थे और चुप करके बैठ जाते थे। इस दफ़ा पंजाब की राय जो होगी उसके खिलाफ फैसला हुआ तो पंजाब चुप नहीं बैठेगा। यही तो मैं जो आपके सवाल है वही मैं देख रहा हूँ कि एक क्राइसिस ऐसा जन्म लेगा कि पंजाब के लोग भी पाकिस्तान में के ऊपर डाउट करना शुरू कर दें, तो फिर आपके पास पल्ले में क्या बचेगा। अच्छा जावेद साहब, वैसे आप खुद इस वक्त इन इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें हिस्सा लेंगे, और अगर लेंगे तो किस हैसियत से लेंगे? क्या PMLN के टिकट से लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जाएंगे, क्या करेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये इत्तेफाक से जिस हल्के से मैं कैंडिडेट हूँ, उस वक्त
PMLN का उसमें कोई बहुत मौसर कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। और इसी तरीके से पीपल पार्टी का भी नहीं है, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ का भी नहीं है। अब उस सूरत हाल में जो है वो मैं तो अगर मौसर कैंडिडेट हूँ मुझसे भी ज़्यादा, फिर भी मैंने हिस्सा लेना है, क्योंकि जब कोई प्रोसेस चलता है जमहूरियत का, मैं उसमें हिस्सा लेता हूँ। उसके लिए मैंने आज तक जितनी मुश्किलात का मैं सामना करता हूँ वो सारी कौम अब जानती भी है, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज़र नहीं हूँ। मुझे उससे इक़्तिदार नहीं लेना, मैंने वोट लेना है। और अगर मुझे मौका मिलेगा असम्बली के अंदर, मेरी आवाज़ होगी, कंप्रोमाइज़र्स की आवाज़ नहीं होगी, वो तल्ख होगी, लेकिन उस आवाज़ का होना ज़रूरी मैं समझता हूँ, बिलीव करता हूँ तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँ ना भी पहुँचूँ तो मैं इस अमल को आगे जारी रखने के लिए कैंडिडेट ज़रूर बनूँगा, उसमें हिस्सा ज़रूर लूँगा। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह हम नून लीग का तर्ज सियासत इस वक्त देख रहे हैं जावेद हाशमी साहब के आने के बाद, एक जलसा किया, उसके बाद जलसे में करते नज़र नहीं आ रहे, उसके बाद रुख करते हैं सिंध का, वहाँ से अलाइंस बनाते हैं, वो चाहे फिर MKM हो, वो चाहे JUI और GD हो, फिर रुख करते हैं बलूचिस्तान का और उन तमाम रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं जिनमें से कुछ पहले पीपल्स पार्टी में जा रहे थे लेकिन वो नून लीग में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम पंजाबी की बात करें, वहाँ इलेक्टेबल्स की तरफ उनकी नज़रें होती हैं। तो इस वक्त जो PMLN का तर्ज सियासत है, फिर जिस तरह चौधरी शुजात से उनकी मुलाकात भी हुई है 15 साल बाद, ये जो सारा तर्ज सियासत है, मुलाकातों का, अलाइंस का, इंतखाबी इत्तेहाद का, सीट एडजस्टमेंट का, ये क्या शो करता है? देखें, ये तो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। अच्छा। मुस्लिम लीग नून को इत्तेहाद बनते हैं, बिगड़ते हैं, इंतखाबात के करीब आके बहुत सारे अलायंसेस बने हुए टूट जाते हैं, बहुत से बनते हैं। ये मगरबी जो जमहूरियत का हिस्सा है, जर्मनी में ऐसा होता है, बरतानिया में ऐसा होता है। हम इससे खैफ ना पाओ कि इससे वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो उनका हक है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ हैं वोट का, उस वोट को तौहीन हम ना करें। हम ही तो नारा लगाने वाले हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। तो उसमें अगर उससे हट के हम इक़्तिदार कोई हमें दे और हम ले लेंगे और सिर्फ इत्तेहादों के ऊपर अपने आप को मुकम्मल कर लेंगे। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, उसके मुकाबले का किसी के पास वो है ही नहीं। तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। मैं दोनों जमातों को जानता हूँ, लेकिन वो तो इस वक्त तक तहरीर है, मूवमेंट है, वो जमात अभी बनी भी नहीं है, लेकिन वोट उसके साथ ज़्यादा है। ये बहुत मुस्लिम लीग जमात है, इस पर भी लोगों के एतराज़ात हैं कि मौरूसियत है, फलां होता है। तो ये तो पूरी दुनिया पे होता है, इंडिया भी मौरूसियत होती है। नेहरू के आप आज तक देख लें, मैं उस हवाले से नहीं बात कर रहा। मैं कहता हूँ कि जो ज़मीनी हक़ हैं उसके लिए आप मैदान में दूसरों को भी खुली तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौके फराहम करने लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम रहनुमाओं के लिए। मखदूम जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़े, वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात की बात करते हैं। साइफर केस, इसमें इम्कान है कि 12 दिसंबर को फर्द जुर्मायत किया जाएगा साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर। इस पर बात करेंगे। PTI के वकील नईम हैदर पंजोता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब, साइफर केस की जब बात करें तो मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, कब तक इस केस का फैसला हो सकता है, कब तक ये मंतक़ के अंजाम तक पहुँच सकता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये साइफर केस पहले चलाया गया, आपने देखा कि हर रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था कि जेल के अंदर ट्रायल होगा। तमाम नोटिफिकेशंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए और तमाम प्रोसीडिंग को, क्योंकि वो सारी प्रोसीडिंग की गैर आइनी तरीके से चलाई गई थी, गैर कानूनी तरीके से, तो उनको ख़त्म करते हुए दोबारा घड़ी को 30 अगस्त के ऊपर रिवर्ट किया है। ये एक साइफर का केस भी बनाया गया और मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से ये केस चलाया जा रहा है, अदालत हुक्म करती है कि खान साहब को
आम कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, लेकिन वहाँ पर पेश नहीं किया जाता। डर सिर्फ ये था कि इमरान खान साहब की तस्वीर का, उनके वीडियो पैगाम का, और इसी वजह से उन्होंने, आपको पता है कि ओपन ट्रायल का कहा कि हम ओपन ट्रायल कर रहे हैं। अब ओपन ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने ये एश्योरेंस दी थी कि हमने ओपन ट्रायल किया है। आम मीडिया को तो इजाज़त हुई, और वकला की हद तक भी एक मखसूस लिस्ट, वो कहते हैं जी 8 आ जाएँ, जी 10 आ जाएँ। और इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ चल रही है ना, वो ये है कि स्पीड बहुत है। वो स्पीड कैसे है कि आम, अगर लोगों के मुकदमात आम शहरियों के, और अगर यही देख लिया जाए कि नवाज़ शरीफ के हों या जरदारी के हों, जहाँ पर शरीफ लग जाएगा या जरदारी या कोई और जमात का, तो उनके सालों साल मुकदमात चलते रहते हैं, और आखिर में प्रोसिक्यूशन ही बयान दे देती है कि जनाब हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना इनकी गिरफ़्तारी की, इनको बरी कर दी जाए, इनको छोड़ दिया जाए। और इसी तरह से आपने देखा कि उनकी किस तरह से बरीयत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो रही है, नवाज़ शरीफ साहब की स्पेशली, और बाकी भी इसी तरह से आपको पता है कि। अच्छा, और नईम साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि साबिक चेयरमैन PTI, क्या आपको लगता है कि तवील अरसे तक जेल में रखे जाएंगे, या कि कोई और रास्ता निकल सकता है, आसानी हो सकती है कोई? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर अदालत मेरिट के ऊपर ये फैसला करे, हमारी बेल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर समाअत फिक्स नहीं हो रही। एक हियरिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपकी दरख्वास्त जो है मेंटेनेबल है, और नोटिस जारी हो गया, उसके बाद कोई समाअत फिक्स नहीं हो रही। अगर ये समाअत फिक्स होती है और केस के अगर मेरिट्स देखे जाते हैं, तो इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है, कोई जुर्म नहीं। इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने साइफ़र को गुम किया। मुझे ये बताया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई, एक खान साहब ने हेड किया, उसके अंदर ये साइफ़र मौजूद था, और दूसरी मीटिंग उसके अंदर भी साइफ़र मौजूद था, क्योंकि उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि साइफ़र मौजूद नहीं है या गुम हो गया है। 8 महीनों या 6 महीनों के बाद ये कहा जाए कि साइफ़र जो है वो गुम हो गया है, तो आप समझ जाएं कि इस ज़मीन के ये मामला ज़रा कोर्ट में है। लेकिन नईम साहब, एक और मामला, इंटर पार्टी इंतखाबात इतने मुतनाज़े क्यों हुए? चूँकि अकबर बाबर साहब ने चैलेंज किया, पिलडैट ने भी कहा कि इस पर एतराज़ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी आज तक पाकिस्तान पूरे में 1960 से अगर ले लें, तो किसी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ नहीं लगा। ये एतराज़ क्यों लगा? क्योंकि इमरान खान का नाम जुड़ा था, PTI का नाम जुड़ा था, और हमने शफाफ बिल्कुल इलेक्शन करवाए। इससे पहले भी जो 2022 के अंदर इंतखाबात करवाए थे, वो भी बिल्कुल मेरिट के ऊपर करवाए गए थे और बिल्कुल साफ शफाफ करवाए गए थे। ये एक इल्ज़ाम लगाना या एक सिर्फ एक जवाज़ बनाना, और हालांकि जो 2 नोटिस भिजवाए गए उनके अंदर कभी भी जिक्र ये नहीं हुआ कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अभी भी पहले बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया गया, बताया गया कि 2 तारीख को पेशावर में उस जगह के ऊपर हम जाकर ये इलेक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया कि बताया नहीं गया जी, शेड्यूल नहीं किया जाए। अकबर बाबर साहब कैसे जाकर दरख्वास्त दे देते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने हर जगह के ऊपर देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेटर लिख दिया है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है वो बाकायदा तौर पर जो IG KPK हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनको डायरेक्शंस दिया कि सिक्योरिटी फराहम कीजिए। तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही थी? खिला में हो रही थी, आप सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, पंजोता साहब साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। COP 28, जहां पर पाकिस्तानियों का डंका बज रहा है, जहां एक तरफ एक पाकिस्तानी स्कूल जिसको जनूबी एशिया का बेहतरीन स्कूल करार दिया गया और ज़ैद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से नवाजा के कलम ने इसकी बात भी की थी, और दूसरी जानब कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आलिया हैदर, इन्होंने भी फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया है। डॉक्टर आलिया हैदर ने गुज़श्ता साल तबाहकुन जब सैलाब आया तो उसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स कायम किए, मुतासरीन को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की। वो पाकिस्तान के समाजी और माहौलियाती शोबों में काफ़ी सरगर्म है और ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आज डॉक्टर आलिया हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आलिया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आलिया, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा कि सैलाब के बाद, यानी 2022 के सैलाब की जब हम बात करते हैं, वो चाहे सिंध की बात करें या बलूचिस्तान का जिक्र करें या पंजाब की बात करें, बहुत से अजला थे जो मुतासर हुए थे। कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, कैसे मेडिकल कैंप्स कायम किए, कैसे फील्ड में जाकर सपोर्ट किया उन लोगों को जो फंसे हुए थे वहाँ पर और बीमार थे? 2022 का जब फ्लड आया तो मेरी फैमिली भी जो है उस टाइम पे कोयटा में मकीम थी और तकरीबन 3 दिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर शट डाउन था और उन दिनों मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो मैं अपने पेशेंट का स्ट्रोमा बैग चेंज कर रही थी। तो उधर मुझे रियलाइज़ हुआ कि
हमारे हॉस्पिटल में ऐसे हज़ारों डॉक्टर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है ये काम करूँ। मुझे आई थिंक मुझे था कि मैं अगर फ्रंट लाइन पे जाऊँगी और वहाँ पे लोगों की खिदमत करूँगी तो मैं एक शायद एक लार्जर स्केल पे लोगों को जो है मदद प्रोवाइड कर सकती हूँ जो उस टाइम पे कर रहे थे। और उस वक्त तक जो है हुकूमत की तरफ से और बाकी जो सारे इदारे थे वो लोगों को सिर्फ राशन और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, और सेहत को इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अगर हम 1 महीने बाद चले जाएंगे तो फ्लड का जो इफ़ेक्ट होता है वो मोस्टली, और जो उसकी सेहत की जो चीज़ें होती है वो बाद में बेसिकली आती है। तो लोग थोड़ा सा इस वजह से हेल्थ को लेके हमेशा पीछे रहते हैं। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया तो, और मैं अपने दोस्तों को, हमारे डॉक्टर्स हैं उन सबको मैंने जो है कॉल किया, मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने सब ने मेरे साथ वॉलंटियर किया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरे साथ वॉलंटियर किया, और हमने बस एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर लिया कि आपको मैं ये बता दूं कि उससे पहले मैं काफ़ी 4-5 सालों से जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में वैसे ही जो है मैं फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रही थी। तो वो एक पूरा नेटवर्क था मेरे पास मेडिसिन्स का और सारी चीज़ों का, जिसकी बुनियाद पे फिर मैं जब बलूचिस्तान गई, जनूबी पंजाब गई, चारसदा और सिंध के इलाकों में जब हमने कैंप्स लगाए तो वो एक जिस तरह के डेवेस्टेटिंग हालात थे, और वहाँ पे मुझे लगा कि मेरा आना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मेरी टीम का। अच्छा, और डॉक्टर आलिया, कितने कैंप्स आप लोगों ने लगाए, कितने मरीजों को आपने मेडिसिन पहुँचाई, डेटा कंपाइल किया था आप लोगों ने? जी, हमने जब डेटा कंपाइल किया तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट कैंप्स लगे थे वो एक सिंध में था और बलूचिस्तान में था। तो बलूचिस्तान और ओवरऑल हमने तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है मुतासरीन को हमने तिब्बी सहूलियात मौजूद दिए, उनको हमने फ़र्स्ट एड दिया, मेडिसिन जितनी भी हमारे पास बेसिक मेडिकेशंस थी वो सारी चीज़ें हमने उनको दी है। तो और उसके अलावा वो सारी जो डेटा हम कंपाइल कर रहे थे साथ साथ, ताकि हम एरिया वाइज कर रहे थे कि अगर सोहबतपुर में हमने इतने मरीज़ देखे, फुलेजी में हमने इतने मरीज़ देखे, नसीराबाद में इतने, तो वो जो सारा था तकरीबन कोई 1.5 महीने का सारा हमने किया है। तो उसमें हमने 2 लाख से ज़्यादा ख़वातीन, बच्चे और जिसमें ज़्यादा पेशेंट्स जो थे यही थे, तो इनको हमने ये सहूलियात दी है। और डॉक्टर साहिबा, चैलेंजेस क्या पेश आए इस दौरान आपको, अगर आप थोड़ा याद कर सकें और शेयर कर सकें? चैलेंजेस ये था कि जब आप बग़ैर किसी गवर्नमेंट इदारे के और बग़ैर किसी जो है सिक्योरिटी के या बग़ैर किसी जो है प्रॉपर इंस्टीट्यूट के बग़ैर आप जाते हैं, तो उसमें एक तो आपके लिए इलाके अनजान होते हैं, लोग अनजान होते हैं, तो उसमें आपके लिए नेटवर्किंग करना पहले सबसे मुश्किल होता है। दूसरा, उस पर मैं आपको एक स्टोरी बताती चलूँ कि जब मैं हम जो है सोहबतपुर के से भी आगे जो है एक इलाका था, वहाँ पर लोग जो है पानी में फंसे हुए थे, और किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे कोई 200 लोगों की आबादी है जो इर्द गिर्द पूरा ना पानी में फंसा हुआ है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम आपको जो है और मेडिसिन्स को आप हम चारपाई पे लोड करते हैं। अहले इलाका ने कहा, तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे, तो आप इस चारपाई पे बैठे, हम सैलाब वाले पानी में चले जाएंगे और आपको उस इलाके तक पहुँचाएंगे। तो मैं जो है, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, मैंने कभी ज़िंदगी में जो है स्विमिंग भी नहीं किया है, और बग़ैर लाइफ जैकेट्स के मैं और मेरे एक और डॉक्टर थे, उन्होंने जो है हम उस चारपाई में बैठे। तो वहाँ पे इस तरह की चैलेंजेस थी, पर एट द सेम टाइम आपको जो है इन चीज़ों से रियलाइज़ होता है कि इंसानियत अभी भी दुनिया में मौजूद है। अगर वो 4 लोग हमें चारपाई पे बिठा के ना लेके जाते तो उन 200 लोग जो उस टाइम पे वहाँ पे फंसे हुए थे उनका। और डॉक्टर साहबा, आपका ये काम COP28 तक कैसे पहुँचा? जी, रीचिंग द लास्ट माइल फोरम है एक, जो हेल्थ पे और जो ट्रॉपिकल डिजीज़ पे वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे ईमेल आई थी, तो कोई लड़की थी मोरक्को की जो मेरे काम को काफ़ी अरसे से देख रही थी, और वो फॉलो करती थी कि मैं क्लाइमेट और हेल्थ पे जो है काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे जो है बेसिकली नॉमिनेट किया था, और वो जो है और आपकी नॉमिनेशंस की जब हम बात करें, और किस किस मुल्क से लोग थे, नॉमिनेशंस कहाँ से थी? जी, मेरे साथ जो फाइनलिस्ट थे वो 2 लोग थे। एक जो थे, एक दुफानी साहब थे जो
उधर से थे, क्या नाम है, सॉरी मैं थोड़ा सा नामों में और उसमें थोड़ी बुरी हूँ, और एक फ़िलिपाइंस से थे और एक मिस्टर इरफान दुफानी थे। तो उनके साथ उन्होंने भी जो है मुख्तलिफ अपने एरियाज़ में काम किए थे, और जिनकी बुनियादों पे क्लाइमेट और हेल्थ पे बेसिकली के जिन्होंने इन दो चीज़ों को समझते हैं कि पैरेलल जाती है और एक साथ होती है, तो उन बुनियादों पे ये दो भी मेरे साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया हैदर साथ मौजूद थी, और जिस तरह से आपने 2022 में सैलाब-ज़दगान के लिए काम किया, मेडिकल कैंप्स कायम किए, और इससे पहले भी जिस तरह से आप मेडिकल कैंप्स कायम करती रही, आप हमसे गुफ्तगू करें थी। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। तबी माहिरीन मुसलसल इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब की शरह तेज़ी से बढ़ रही है, और उम्र रसीदा अफराद के साथ साथ हम देखते हैं कि नौजवानों की भी बढ़ती हुई तादाद इसमें हमें नज़र आती है, जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 30 से 40% अमवात का सबब दिल के अमराज हैं। और कल हम एक रिसर्च देख रहे थे, स्कॉटलैंड के साइंसदानों ने हार्ट अटैक की कबल अज वक्त और दिल के दीगर अमराज की बेहतर तशखीस के लिए नए ब्लड टेस्ट का दावा भी किया। ज़ाहिर है अभी तो वहाँ पर दावा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उस पर और काम होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में हैं जो यहाँ के अस्पतालों में मौजूद हैं, या यहाँ के डॉक्टर्स उससे अवेयर हैं जो कि वो कर रहे हैं हार्ट हेल्थ को देखते हुए। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कार्डियो थोरेसिक रोबोटिक एंड ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद असगर नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है कि आप दिल ट्रांसप्लांट करने के माहिर हैं। जी जी, ये भी मेरी स्पेशलिटी का एक एंड यू आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान, द ओनली वन इन द पाकिस्तान। जी जी, माशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में हो नहीं रहा हार्ट ट्रांसप्लांट अभी फिलहाल नहीं हो रहा। ओके, वी आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा, फिर ये मुमकिन हो पाएगा इंशाल्लाह। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर जो खातून से मुतालिक आई थी जिन्होंने अपने आज़ा अतिया करने का कहा, फिर उनके मौत के बाद उनके 3 ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हुए, तो उसमें हार्ट नहीं हो सकता था? जी जी, ये मेरा ख्याल है हमारी हिस्ट्री में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था उस वक्त, पब्लिक के लिए भी और मेडिकल फील्ड के लिए भी। और आई अप्रिशिएट द पेशेंट, द डिसीज्ड वन, एंड अप्रिशिएट द फैमिली, क्योंकि उनकी वजह से और 3 लोगों को लाइफ मिली है। उनका मुझे भी ऑफ़र आई थी, लेकिन हमारा कोई रिसिपिएंट ऐसा नहीं था जो उनके ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता, तो वरना उनका दिल ट्रांसप्लांट हो सकता था और लंग्स भी हो सकते थे पोटेंशली। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट एट द मोमेंट। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि हार्ट्स एंड लंग्स ट्रांसप्लांट भी होंगे। अच्छा, ये तो हम आगे ट्रांसप्लांट पे, कि उस पे हम कहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं, ज़रा वो पाकिस्तान में अगर आप बात करें कि बड़े अच्छे तरीके से उस पर काम हो रहा है। अब थोड़ा अगर हम उसकी तशख़ीस पर आ जाएँ, हार्ट इशूज़ की तशख़ीस पर, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? वही रिवायती तौर पे ही ECG ETT हो रहा है, और उसके एतबार से हमें मालूम होता है कि हार्ट हेल्थ क्या है, या कुछ और टेस्ट पाकिस्तान में हो रहे हैं जिससे हमें मालूम होता है कि अच्छा ये शख्स है जिसको पोटेंशली ये ख़तरा है दिल के मरज़ का? जी जी, अभी मेरा ख्याल है इस वक्त द सेंटर आई एम वर्किंग इन लाइक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वी हैव ऑल अप टू डेट फैसिलिटीज़, जिसमें सिर्फ ECG एक्सरे या एको से बियॉन्ड काफ़ी वो चला गया है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका ऑलरेडी नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, ओबेसिटी हो गई, या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है उनका, तो उनके लिए जो है हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि उनके इवेंट होने से, हार्ट अटैक होने से पहले ही उसको तशख़ीस किया जाए, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट उनको असेस करते हैं उनके सिम्टम्स से, उसके बाद ECG कराते हैं, फिर एक टेस्ट होता है जिसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ETT, और उससे अगर हमें कोई इंडिकेशन मिले तो फिर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी आ जाती है, जिसमें CT स्कैन यंग पेशेंट्स के लिए आ जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्टफ दैट इज़ अवेलेबल नाउ। ओके, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप दिल से जुड़ी कोई और बात करना चाहते हैं। और दिल का हाल बताने की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला आपके साथ है और आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं इससे मुताबिक, तो यू कैन कॉल अस। हमारा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो कहा कि और बहुत से तरीक़ों से तशख़ीस मुमकिन है या प्रेडिक्शन मुमकिन है, ये भी कहा जाता है कि अब ECG की को भी और बेहतर तरीके से रीड किया जा सकता है, जिससे मालूम होता है कि कोई ख़तरा हो सकता है इस पेशेंट को। इज़ इट ट्रू? ECG अमूमन उस वक्त बताती है जब कोई इवेंट हो चुका होता है, और हम बात करें उससे पहले, अगर जिसमें आपने कहा कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं, या ओबेसिटी है, या ब्लड प्रेशर, या डायबिटीज़, या कोई और इशू। जी जी, उस तरह के पेशेंट्स के लिए फिर अमूमन ये होता है कि हम उनको स्पेशल टेस्ट से, एक्सरसाइज के थ्रू वो करते हैं, क्योंकि हार्ट के ऊपर जब स्ट्रेन पड़ता है तो उसके बाद अमूमन आपको पता चलता है कि क्या इस हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ है या नहीं है। अच्छा, तो वो जो है सिम्टम्स जब पेशेंट को आप रन करते हैं, या फिर एक और हमारे पास तरीका होता है जिसमें हम उनको
फिज़िकली तो रन नहीं कराते, लेकिन उनके हार्ट को हम एक एक्सरसाइज के थ्रू इंजेक्शंस दे के रन कराते हैं। तो इससे लाइक सिमुलेशन सेम लाइक यू विल डू द एक्सरसाइज। तो उस तरीके से फिर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इनका हार्ट जो है उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ है, जिसकी वजह से इनको अंजाइना या हार्ट अटैक फ्यूचर में हो सकता है। So ये टेस्ट किसका होता है, जो करवाना चाहे या कोई रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से होती हैं जनरली कि अच्छा इन लोगों को ये टेस्ट करा लेना चाहिए? जी, अमूमन ये होता है ऐसे पेशेंट जो कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, अच्छा, और वो चाहते हैं क्योंकि उनमें कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है। फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में अगर हार्ट अटैक रन कर रहा है, पेरेंट्स में है, बहन भाइयों में किसी को हुआ है, तो देन दे आर पोटेंशियली एट रिस्क एज वेल। और समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि ऐसे पेशेंट जो अदरवाइज फिट एंड हेल्दी हैं, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, प्रॉपर एथलीट भी इवन हमने देखे हैं जिनमें सिर्फ एक अगर फैमिली हिस्ट्री भी हो तब भी उनमें पोटेंशियल होता है फ्यूचर में हार्ट अटैक होने का। अच्छा। तो इस तरह के लोग स्क्रीन पोटेंशली किए जा सकते हैं। दूसरा वो होता है जो बॉर्डर लाइन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, लाइक कि वो कहते हैं कि जी हम नॉर्मली फिट एंड वेल हैं, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेन करता हूँ, रनिंग करता हूँ, स्टेयर्स पे चढ़ता हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है। तो देन एट दैट टाइम वी नीड टू इन्वेस्टिगेट देम फर्दर एज वेल। अच्छा, डिस्कम्फर्ट, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तो सांस फूलना, डिस्कम्फर्ट से क्या मुराद है? दबाव महसूस होता है सीने में? जी, सीने पे दबाव महसूस हो या चेस्ट पेन आए। और ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सर हमारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अगर लेफ़्ट साइड पे ही दर्द होगा चेस्ट में तभी वो हार्ट से रिलेटेड होगा। बाज़ औक़ात जॉ में पेन होता है, बाज़ औक़ात शोल्डर में आ जाता है, बाज़ औक़ात सिर्फ लेफ़्ट आर्म में भी आ जाता है। अच्छा। या इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, तो किसी दर्द को नज़रअंदाज ना करें, नहीं करना चाहिए। आइडियली अगर किसी में कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो जैसे डायबिटिक हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ओबीज हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को नजर। और ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं इसमें सिमुलेशन आप एक तरह से दे रहे हैं, वो कितनी देर का टेस्ट होता है? ईसीजी तो बहुत क्विक है, वो तो 5-10 मिनट्स का टेस्ट है। एक्सरसाइज टॉलरेंस भी इसी तरह का क्विक टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मतलब उसको कोई ख़ास इंजेक्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी पड़ती, वो भी हाफ एन आवर में हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद अगर एंजियोग्राफी करानी है, जो कि बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसमें हम शरियान के ज़रिए या तो हाथ से या कि टांग से इंजेक्शन देते हैं ताकि दिल की शरियानों को देखा जा सके कितनी उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो उसमें प्रिपरेशन को अगर इंक्लूड करके लेकर आना है तो शायद घंटा डेढ़ उसमें नहीं। लेकिन वो जिस टेस्ट की बात आप कर रहे थे वो मैं उस पर राय लेना चाहता, लेकिन एक कॉलर है अदनान फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अदनान क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी सर, हम डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमराज कल्ब की जो इलामात है वो कौन सी हैं, और अगर ये इंसान को हो जाता है तो उसकी क्या कोई बेहतर उसका वाइंड अप हो सकता है कोई? अच्छा, जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे मालूम होता है कि आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है? जी, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ना जी, वो चेस्ट पेन के सिम्टम होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। अब चेस्ट पेन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उसकी वेरिएबल प्रेजेंटेशन हो सकती है। वो एक डिस्कम्फर्ट की सूरत में भी हो सकता है, वो एक सवियर पेन की सूरत में भी हो सकता है, और ये समटाइम्स या एसोसिएटेड होता है विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस चढ़ रहा होता है, या बाज़ औक़ात अकेला सांस चढ़ने के भी सिम्टम आ सकते हैं। तो ये दो मेन अलामात हैं जिनको इग्नोर कम्प्लीटली नहीं करना चाहिए। और अगर चेस्ट के किसी भी पार्ट पे हो रही हैं तो बेहतर है, मेरा तो यही ख्याल है कि वो फिजिशियन से मुआयना करा लें, ताकि वो आगे से बता सकें कि ये चेस्ट से रिलेटेड है या कि कोई और चीज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टमक की पेन भी सिमुलेट कर जाती है उससे। तो पेशेंट मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, मसल्स का वो हो सकता है, और बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो चेक करना बहुत अहम है। अच्छा, वो जो टेस्ट की हम बात करते हैं वो मैं सही समझा नहीं उसको, क्या वो वही ईसीजी, ईटीटी और एंजियोग्राफी है या कि कोई और टेस्ट है जिससे मालूम हार्ट हेल्थ होती है? नहीं, ये बेसिकली यही है जी, यही सीक्वेंस। यानी ये 3 कराने पड़ेंगे उसको जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर एक को एंजियोग्राफी करानी पड़े, वो फिर कार्डिया स्पेशलिस्ट का काम आ जाता है। अच्छा, नहीं, वो हो सकता है ईसीजी पर ही वो कहते ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ईसीजी, एको और बाकी असेसमेंट के बाद हो सकता है कि आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत पेश ना पड़े। ठीक, अब बताएं सर कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम हार्ट हेल्थ मुतासर होने के ज़्यादा केसेस देख रहे हैं पाकिस्तान में? शरह क्यों बढ़ रही है? हाँ, मेरा ख्याल है उसमें सबसे पहले तो हमारी इग्नोरेंस है, अनफॉर्चुनेटली। हम अटेंशन पे नहीं करते। अब देखें, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें हम काम भी करते हैं, उसमें हम सोते भी हैं, बाकी सारी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, फ्यूचर पे, बच्चों पे, फैमिली पे, बट वी डोंट पे अटेंशन टू आवर सेल्व्स।
तो पर्सनल हेल्थ जो है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ हाइजीन है या एक्सरसाइज, आई थिंक एटलीस्ट 1 वीक में आप 2 या 3 बार अगर जिम ना जा सकें तो घर में या घर के बाहर जो है रनिंग और इस सूरत में करें। दूसरा ये है कि आप अपनी जो डाइट है, अब हमारा अनफॉर्चुनेटली जो खाने का स्टाइल है वो हम घी और ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो सारा कोलेस्ट्रॉल से, तो वो कम करना चाहिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या करें सर? देखिए ऑयल उतना हद तक यूज़ करें कि जितना तक उसको खाने को पकाने के लिए ज़रूरी है। तैर ना रहा हो, ये बहुत अहम पॉइंट है। बोटियाँ जो है उस समंदर में बिल्कुल ऐसे बोटियां तैर रही होती हैं, फिर आप वो जब डालेंगे तो ऑयल भी आएगा। जी। एक और कॉलर है पेशावर से, मिसेस अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा सांस आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। आपको मेरी कॉल से भी महसूस हो रहा होगा। और इसकी वजह से मुझे जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसे खराटे आते हैं कि मैं बिल्कुल खुद से भी एकदम से घबरा के उठ जाती हूँ, मैं सो नहीं सकती। तो मैं गोली भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब हार्ट की दवाइयाँ तो अलग है, मगर सांस की जो है तो वो भी मैं गोली रोजाना की मैं ले रही हूँ, मगर फिर भी ये कुछ वो नहीं है, आराम नहीं है। कुछ पूछना चाहेंगे आप? तो आपका जो सांस है जी, आपने जो चेक कराया उन्होंने क्या रीज़न बताइए आपको कि किस वजह से ख़राब है और कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं आप? वो मेरी 2-3 दफ़ा ETT भी हुई है, तो मतलब फिर भी दवाइयाँ बस दे देते हैं, कुछ रीज़न नहीं बताते। तो ECG हर दफ़ा ECG ये और वो मोंटिलो क्लास के क्या ऐसी कोई दवाई है वो सांस की, वो मैं खा रही हूँ। इसके अलावा तो क्या आपकी ETT और एको नॉर्मल थी? जी बस मतलब मामूली सा उस दिनों वो था। अभी मैंने जैसे ये ज्यादा हुआ तो अभी मैंने चेकअप नहीं करवाया। जी जी। तो देखिए जहाँ पे सिर्फ अकेले सांस का आता है ना इशू, उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं। एक प्राइमरीली 2 रीजंस हो सकती है। एक तो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो सांस हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा हो या हार्ट वीक हो गया उसका फंक्शन, या फिर लंग्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे ये मोंटिल्यूकास बता रही हैं तो हो सकता है कि इनको COPD या अस्थमा हो जिसकी वजह से इनका सांस खराब हुआ हो। तो अगर एको और ETT जैसे वो बता रही हैं कि ठीक है, तो लाइकली यही है कि वो किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को भी साथ में दिखा दें, जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं, वो फिर अपना वर्कअप कर लेंगे, CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे, और हो सकता है कि वहाँ से इनकी फिर तशख़ीस बेहतर हो जाए। और सब लास्टली बहुत से केसेस हम ऐसे देखते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि वो सोए उनका इंतकाल हो गया, बाद में मालूम है कि हार्ट अटैक हुआ था, कार्डिक अरेस्ट हुआ था। तो ये क्या वाकई ऐसा होता है कि बिल्कुल सोए से हो जाए, या कोई ऐसा सिम्टम उस वक्त आता है अगर कोई साथ मौजूद हो तो वो वाकई उसकी हेल्प कर सकता है? जी ये पॉसिबल है कि हो जाए। और आपने कुछ इवेंट्स, अगर मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सुने ज़रूर होंगे कि बाज़ औक़ात एथलीट्स को भी ग्राउंड के अंदर भी जिस तरह से हुआ इवेंट कि उनकी सडन डेथ हुई है। तो हार्ट की रीज़न्स काफ़ी होती हैं, जिसमें ये जो एथलीट वाला है उसमें ये होता है अमूमन कि उनका जो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनमें से एक चैम्बर का जो आउटफ्लो होता है जहाँ से ब्लड वापस निकलना होता है वो बहुत नैरो होता है, तो वो अचानक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक उनकी सडन डेथ हो जाती है। इसी तरीके से वो जो आप दूसरे लोग कह रहे हैं कि जो रेस्ट पे होते हैं और या सोए हुए हैं, उनको अगर हार्ट, तो उनकी या तो रीज़न मैसिव हार्ट अटैक होता है कि बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ, ब्लड सप्लाई नहीं मिली, या दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि हार्ट का जो रिदम है, जो हमारी जो बीट होती है, या वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।